नालायक बच्चों, वेलकम है आपका। लास्ट क्लास में मैंने आपको जहां तक करवा दिया था, अब उसके आगे चलते हैं बेटा। क्या मैंने आपको लास्ट क्लास में रूरल डेवलपमेंट का मीनिंग, उस पर आने वाले चैलेंजेस और उसका इम्पैक्ट करा दिया था? यस सर, करा दिया था बेटा। मैंने आपको क्रेडिट एंड मार्केटिंग इन रूरल एरिया में नीड ऑफ क्रेडिट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, नबार्ड और एसएचजी करा दिया था बेटा। डन। अब मैं वो चीज़ें शुरू कर रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। नहीं, ऐसा नहीं है जो करवाया वो इंपॉर्टेंट नहीं था, वो भी है। अब उसके आगे चलिए सर देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सर ग्रीन रेवोल्यूशन। वैसे आप में अभी ग्रीन रेवोल्यूशन का बहुत ज़्यादा जिक्र है, बस इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा नहीं है। देखते हैं सर ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था सर। ग्रीन रेवोल्यूशन, द ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज अ harbinger of major changes in the credit system as it led to the diversification of the portfolio of rural credit toward production oriented lending। बेटा हम सबको पता है कि हमारे इंडिया में जो एग्रीकल्चर में ग्रोथ आया वो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से भी आया, ठीक है बात। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन में भी तो आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी, शीट्स की ज़रूरत थी, इसीलिए भी क्रेडिट इस सोच से भी आया था कि ग्रीन रेवोल्यूशन एक ड्रास्टिक चेंज लेके आने वाला है एग्रीकल्चर में, इसीलिए लेंडिंग ज़रूरत पड़ेगी, और वो आया था। मतलब ये भी एक वन ऑफ द नोटिफाइड या फिर कहें नोटेबल टर्म्स था। चलो आगे देखते हैं सर। रूरल बैंकिंग, अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्रेडिट और मार्केटिंग, जिसके अंदर हम ये भी देख रहे हैं कि सर रूरल के अंदर जाके कौन कौन से लोग थे जिन्होंने क्रेडिट अवेलेबल कराया। अब इस रूरल बैंकिंग का हम लोग थोड़ा सा ना क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। क्रिटिकल एनालिसिस हमें पता है सर, अगर एग्जाम में पूछेगा तो हमें क्रिटिकल एनालिसिस में उसका पॉजिटिव इंपैक्ट भी लिखना होता है और नेगेटिव इंपैक्ट भी लिखना होता है। आपके एनसीईआरटी ने इसको एक पैराग्राफ बना के लिखा हुआ है, बट मैंने उसी पैराग्राफ को पॉजिटिव इंपैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट में ब्रेक कर दिया। इसके अलावा मैंने आपको गवर्नमेंट के इनिशिएटिव भी बताए हैं एग्जाम के लिए। मैं इस बार यहाँ पे देखो लिख रहा हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कब के लिए? 2023-24 के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। डन। देखते हैं सर, सबसे पहले इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट देखते हैं। रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द बैंकिंग सिस्टम हैड अ positive effect on rural, farm and non-farm output, income and employment, especially after green revolution। सर समझ में आ गया, इसका मतलब रूरल बैंकिंग, रूरल में आने की वजह से इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स थे, जैसे कि फार्म में, नॉन फार्म एक्टिविटीज में, इनकम बढ़ने में, एम्प्लॉयमेंट में, और स्पेशली ये कब हुआ? ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद। इसीलिए इन्होंने पहले ग्रीन रेवोल्यूशन आपको बता दिया। रूरल बैंकिंग बेटा, मैंने जो अभी आपको ऊपर करवाया इतना सारा, ये नबार्ड वगैरह आना, कमर्शियल बैंक का होना, क्या इसने हकीकत में रूरल को पॉजिटिव इम्पैक्ट दिए? क्या उसकी हेल्प करी? तो मैं बोलता हूँ हाँ हुआ सर। इससे फार्म एक्टिविटी इंक्रीज हुई, नॉन फार्म एक्टिविटीज इंक्रीज हुई, इनकम बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, और ये सारी चीज़ें स्पेशली कब हुई? ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद। या ऐसे समझो कि ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद हमारा रूरल बैंकिंग ज़्यादा बढ़िया काम करने लगा। अगला पॉइंट, इट हेल्प्ड फार्मर्स टू अवेल सर्विसेज इन क्रेडिट फैसिलिटी एंड अ वैरायटी ऑफ लोन फॉर मीटिंग देयर प्रोडक्शन नीड। अब जो रूरल बैंकिंग था वो जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव रूरल बैंकिंग सिस्टम था वो किसान के हिसाब से लोन देने लगा, जितनी ज़रूरत थी उतनी देने लगा, जितना ड्यूरेशन था उसके हिसाब से इंटरेस्ट के रेट वगैरह चार्ज करने लगा। सही है सर, मुझे पक्का समझ में आ रहा है। अब देखो सर तीसरी बात, फेमाइंस बिकम इवेंट ऑफ द पास्ट। पहले के टाइम पे फेमाइंस आते थे, लेकिन वी हैव नाउ अचीव्ड फूड सिक्योरिटी विच इज रिफ्लेक्टेड इन द अबंडेंट बफर स्टॉक ऑफ ग्रेन। अब ये वाली बात समझ लेना, इसके बाद सब ठीक हो जाएगा सर। पहले इंडिया के अंदर बहुत बार फेमाइंस आते थे। फेमाइंस आने का मतलब सूखा पड़ जाना, सब का सब बर्बाद हो जाना। लेकिन इस ग्रीन रेवोल्यूशन और ग्रीन रेवोल्यूशन को सपोर्ट किया किसने? सर बैंकिंग ने, रूरल बैंकिंग ने। इन दोनों की वजह से आज इंडिया फूड की सिक्योरिटी हासिल कर चुका है, और अब उसके पास इतना बफर स्टॉक आ गया है, इतना बफर स्टॉक है कि इवन फेमाइंस वाली सिचुएशंस में भी गवर्नमेंट अब उन लोगों को इतना फूड अवेलेबल करा देती है कि अब कोई सूखे से नहीं मरता। चलो सर, बहुत बढ़िया। सर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट बता दो। बताता हूँ सर।
ऑल इज नॉट वेल विथ अवर बैंकिंग सिस्टम। सर जितना अच्छा आपको सुनने में लग रहा है ऐसा कुछ भी नहीं था। अगली बात, with the possible exception of the commercialization bank, other formal institutions have failed to develop a culture of deposit mobilization, lending to worthwhile borrower and effective loan recovery। सर तीनों जगह फेल थे। सर पहली जगह आपने क्या बोला? पहली जगह मैंने बोला फॉर्मल इंस्टीट्यूशन फेल हो गए थे। किन किन चीजों में? सर इफेक्टिव डिपॉजिट में, लेंडिंग उन लोगों को जो एक्चुअली में इसकी जरूरत होती थी, और तीसरा वो जो लोन आपने दिया हुआ है उसकी रिकवरी में। तीनों बात सर समझ भाई। मैं दोबारा बताता हूँ, दोबारा समझना बेटा, दोबारा समझो। कहता है विद द पॉसिबल एक्सेप्शन ऑफ कमर्शलाइजेशन बैंक, जो कमर्शलाइज बैंक थे जो जनरली बेटा अर्बन एरियाज में थे, उसके कंपैरेटिव में अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सब फेल हो गए सर। सबके सब फेल हुए थे। फेल कहाँ कहाँ हुए? सर डेवलप अ कल्चर ऑफ डिपॉजिट। ना तो हम किसानों में डिपॉजिट का कल्चर क्रिएट कर पाए, ना ही हम उन लोगों को ठीक से लेंडिंग दे पाए जिनको जरूरत थी, और जिनको दिया उनसे हम लोग इफेक्टिव तरीके से रिकवरी भी नहीं कर पा रहे थे। बोलो सर समझ आया? मैंने क्या बोला? एक्सेप्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक इन तीनों चीजों में हिट थे, बट यही जब रूरल में आया तो रूरल में इन्होंने यही गलती कर दी बेटा। पहला, डिपॉजिट ही नहीं ले पाए लोगों से, अच्छे लोगों को लोन ही नहीं दे पाए, तीसरा जिनको लोन दिया उनसे रिकवर नहीं कर पाए। समझोगे? फिर याद आने लगेगा। अगली चीज सर, एग्रीकल्चर लोन डिफॉल्ट रेट हैव बीन क्रोनिकली हाई। लेकिन सर ये जिनको भी आपने लोन दिया ना, उनसे डिफॉल्ट के रेट ज्यादा होने लगे। मतलब जिनको आपने लोन दिया और आपने उम्मीद करी कि वो लौटाएगा, नहीं लौटाएगा, इसका मतलब डिफॉल्ट रेट हाई। इट इज एलिगेट दैट फार्मर्स आर डेलिबरेटली रिफ्यूजिंग टू पे बैक लोन्स। और ये बोल रहे हैं सर, मैं नहीं बोल रहा, ये बोल रहे हैं कि किसान जानबूझकर पे नहीं करते थे। अगली चीज, द एक्सपेंशन एंड प्रमोशन ऑफ रूरल बैंकिंग सेक्टर हैज टेकन अ बैक सीट आफ्टर रिफॉर्म। लेकिन जब 1991 के रिफॉर्म्स आए तो उसके बाद किसी ने भी एग्रीकल्चर की बात ही नहीं करी ठीक से। उनको ऐसे लगने लगा था हाँ ठीक है हो जाएगा या हो चुका, डन सर। लेकिन सर अभी रिसेंट गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया, मोदी गवर्नमेंट ने बेटा इस सेक्टर में हकीकत में अच्छा काम किया। सुनो सर, गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू इम्प्रूव द कंडीशन। अब इस कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए वो क्या लेके आए सर? जन धन योजना। आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है। अब ये जन धन योजना क्या था? ध्यान से सुनना बेटा। सबसे पहले डी पॉइंट, अच्छा ये बच्चे जा रहे हैं सर दोबारा, मैं बेटा आपको एक बार ना देखो दोबारा इसका इम्पैक्ट जो क्रिटिकल अप्रेज मैं कर रहा हूँ, जो मैं क्रिटिकल अप्रेज कर रहा हूँ, इसका क्रिटिकल अप्रेज में मैं आपको एक बार दोबारा से इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट करा देता हूँ। दोबारा से देखो सर, पॉजिटिव इफेक्ट ऑन रूरल पे इसका पॉजिटिव इफेक्ट आया। पॉजिटिव इफेक्ट बोले तो सर मेरा फार्म, नॉन फार्म आउटपुट, इनकम, एम्प्लॉयमेंट सब बढ़ गया। स्पेशली ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद तो बहुत अच्छे से बढ़ गया। पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट। दूसरा सर इसने फार्मर की हेल्प करी, सर्विसेज दी और क्रेडिट की फैसिलिटी दी। सर उनको वैरायटी टाइप ऑफ लोन अवेलेबल करा दी, जैसे 6 महीने का लोन, 12 महीने वाला लोन, 3 साल वाला लोन, 5 साल वाला लोन, 5% वाला लोन, 10% वाला लोन, क्रेडिट लोन या क्या नाम है शादी के लिए लोन या फिर बिजनेस के लिए लोन, अलग अलग लोन वैरायटी अवेलेबल करा दिया। तीसरी बात बेटा, ये तीसरी और लास्ट बात बेटा, तीसरी लास्ट में क्या बोला सर? पहले ना बहुत फेमाइंस होते थे, सूखा पड़ता था, बहुत लोग मर जाते थे। लेकिन रूरल बैंकिंग के आने की वजह से लोगों ने इन्वेस्टमेंट करा और अब हमारे पास इतना बफर स्टॉक हो गया है कि हमारे पास फूड की सिक्योरिटी आ गई है। डन। बोलो 3 बातें याद पॉजिटिव इम्पैक्ट में बेटा। नेगेटिव इम्पैक्ट में 4 बातें हैं बेटा। 4 बात में एक बात बड़ी जनरल है। जनरल क्या सर? ऑल इज नॉट वेल, ऑल इज नॉट वेल। दूसरा सर ये जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन था ना, अरे फॉर्मल इंस्टीट्यूशन का मतलब जो गवर्नमेंट ने रूरल में लगवाए थे वो सर फेल हुए थे 3 जगह। पहली जगह सर वो डिपॉजिट का कल्चर क्रिएट नहीं करवा पाए। दूसरा वर्थवाइल बोरोवर्स को उन्होंने लेंडिंग ही नहीं करी। तीसरा जिनको लेंडिंग करी उनसे वो लोग रिकवरी नहीं करा पाए। 2 बातें हुई। तीसरी बात सर लोन के डिफॉल्ट के रेट बढ़ गए और ऐसा माना जाता है किसान जानबूझ के लोन नहीं पे कर जाता। और सर आखिरी बात, बैंकिंग सेक्टर बैक सीट पे चले गया था रिफॉर्म के बाद। बोलो याद हुआ सर? पक्का मुझे याद हुआ। अच्छा सर अगर पक्का याद हुआ बेटा, अगर आप मुझे अभी ध्यान से सुन रहे हो ना और समझ रहे हो, तो जब मैं बेटा इसी का फास्ट ट्रैक लेके आऊँगा ना, अभी जब मैं आपको करा रहा हूँ डिटेल्ड नोट करा रहा हूँ,
देखो आपने ऊपर देखा होगा, मैं भी आपको ना डिटेल्ड नोट करा रहा हूँ, लेकिन जो बच्चा ये वाला वीडियो देखेगा उसके बाद जब वो मेरा फास्टैग देखेगा ना, जो मैं 10 मिनट सीरीज लेके आऊँगा जहाँ पे सारे चैप्टर 10-10 मिनट में खत्म होंगे, वहाँ पे बेटा आपको बहुत हेल्प होगी। लेकिन उसके लिए ये वाला सुनना जरूरी है बेटा। हाँ, हम लोग काम करें 10 मिनट सीरीज पे बेटा, जहाँ पे एक चैप्टर 10 मिनट, एक चैप्टर 10 मिनट में खत्म हुआ करेगा बेटा। अब जल्दी से देखो सर, जनधन योजना। सर जनधन योजना के क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है बेटा? ऑल अडल्ट, ऑल अडल्ट, लेकिन कहाँ के अडल्ट होंगे ये? अरे कहाँ के अडल्ट होंगे? आर इनकरेज टू ओपन बैंक अकाउंट, सबको बोला बैंक अकाउंट खोल लो एज अ पार्ट ऑफ ए स्कीम, ये स्कीम का पार्ट है। और उसका नाम क्या रखा हमने? जनधन योजना। हमने सारे एडल्ट्स को बोला कि आप इस जनधन योजना की स्कीम के तहत अकाउंट खोलो, आप सेविंग या करंट अकाउंट मत खोलो, आप जनधन योजना की स्कीम के अंदर अकाउंट खोलो। सर क्यों? क्योंकि सर इसके कुछ सेलिएंट फीचर हैं। सेलिएंट फीचर्स आर, पहला, हम आपको 1 से लेके 2 लाख तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर देंगे। मतलब अगर इंश्योरेंस, अगर एक्सीडेंट में आपको चोट लग जाती है तो आपके इलाज के लिए 2 लाख, या अगर आपकी डेथ होती है तो आपकी फैमिली को 2 लाख हम दे देंगे। अगला, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फॉर 10,000, अगर आपके पास पैसा नहीं भी है तो भी अगर आपने अकाउंट खुलाया हुआ है तो आप इस अकाउंट से 10,000 रुपये तक निकाल के अपना घर चला सकते हो। मतलब जीरो बैलेंस में भी 10,000 रुपये निकाल लो। 2 चीज़ें याद होगी। सर तीसरा, गेट देम वेजेस इफ दे गेट एनी गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब, आपको अगर कोई गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब मिल जाती है तो हम आपका पैसा, पहले क्या होता था बीच में मिडलमैन होते थे, मिडलमैन गवर्नमेंट से पैसा लेके उस जिसने भी काम किया है उसको कम पैसा देते थे। अभी हमने बोला अगर आपको गवर्नमेंट की स्कीम के अंदर कोई जॉब मिलेगी तो पैसा सीधे आपके अकाउंट में आ जाएगा। देखो, गेट देम वेजेस इफ दे गेट एनी गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब एंड वर्क अंडर मनरेगा, अगर आपने मनरेगा के अंदर काम कर रहे हो तो सर कंफर्म पैसा आपके अकाउंट में ही आएगा। सर पक्का पक्का समझ में आया? सर मनरेगा के अलावा और किन किन चीज़ों का पैसा यहाँ पे आएगा? ओल्ड एज पेंशन का पैसा, या फिर कोई अदर सोशल सिक्योरिटी पेमेंट है। बेटा याद करो जब कोरोना आया था, कोरोना के टाइम पे मोदी गवर्नमेंट ने 3 बार 500 रुपए या 1000 रुपए इन गरीबों के अकाउंट में भेजे थे बेटा। 500 रुपए बेटा इनके अकाउंट में भेजे थे बेटा। अगला, देयर इज नो नीड टू कीप मिनिमम बैंक बैलेंस। बेटा जनरली इंडिया में अगर आप किसी भी बैंक में अकाउंट खोलते हो तो आपको एक मिनिमम बैलेंस होल्ड करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे बोला कुछ होल्ड करने की जरूरत नहीं, बस आप अकाउंट खुलवा के रख लो। अगला, दिस हैज लेड टू मोर देन 40 करोड़ पीपल ओपनिंग द अकाउंट। सही है, एक्चुअली में हिट है। जैसे हमें पता चलता है ना कौन सी मूवी हिट कौन सी फ्लॉप, ये वाली स्कीम हकीकत में हिट स्कीम है, क्योंकि अगर जिसके अंदर 40 करोड़ लोगों ने अकाउंट खोल दिया, एक ऐसा देश जहाँ पे 125 करोड़ की जनसंख्या है, सर उसके लिए ये एक अचीवमेंट है। चलो सर अगला, इट प्रॉम्प्टेड थेफ्ट हैबिट। थेफ्ट का मतलब होता है सेविंग बेटा, लेकिन इससे लोगों के अंदर एक सेविंग की भी हैबिट आ गई। अब उनको पता चला हमारा अकाउंट है तो अकाउंट में पैसा जमा कराने लगे बेटा। लेकिन सर एक चीज़ और, बैंक हैव अ कैपेबिलिटी टू हैंडल मोबाइल फंड एक्सीडिंग 1,40,000 करोड़ थ्रू दीज अकाउंट। अब बैंक के पास इतने अकाउंट खुल गए थे कि बैंक इन अकाउंट के थ्रू इतना पैसा होल्ड कर सकते थे। सर एक बार जल्दी से आप मुझे इन सभी का एक एक वर्ड में सेलिएंट फीचर याद करा दो बेटा। सब कुछ बताऊंगा बेटा। पहला, अगर अकाउंट खुलाओगे तो 1 से लेके 2 लाख का इंश्योरेंस कवर। दूसरा, आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी 10,000 की। तीसरा, पैसा डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ जाएगा। यहां पे आप लिखो बेटा डायरेक्ट टू अकाउंट, डायरेक्ट टू अकाउंट। अब गवर्नमेंट से कभी कोई भी पैसा अगर आपको आएगा तो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ जाएगा। तीसरा सर, चौथा बेटा, नो मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। अगला सर, ये आपको प्रमोट कर रहा है सेविंग की हैबिट। लास्ट में बेटा, इंडिया के अंदर इतने अकाउंट खुल चुके थे कि अब बैंक्स इस अकाउंट के अंदर 1,40,000 करोड़ रुपया होल्ड कर सकता है बेटा। देखो, बैंक्स हैव कैपेबिलिटी टू हैंडल मोबाइल फंड। अब बैंक इतना पैसा होल्ड कर सकता था इन अकाउंट्स में। बोलो सर, पक्का पक्का याद हुआ? सर मैंने बोला इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला आ जाते हैं सर, एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम। एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम क्या है सर? पहले मीनिंग बता दो बेटा। पहले देखो मीनिंग, एग्रीकल्चर। सर मुझे एग्रीकल्चर का मतलब पता है। क्या पता है एग्रीकल्चर का मतलब? सर एग्रीकल्चर बोले तो एग्रीकल्चर खेती बाड़ी, लेकिन क्या बोला? मार्केट। सर इसका मतलब खेती बाड़ी को मार्केट करना है, मार्केट करने का सिस्टम। सर समझ में आया? सर अभी तक किसान कहाँ तक इन्वॉल्व था? शोइंग, ग्रोइंग एंड कटिंग, बस इतना ही तो काम था। लेकिन उसको एंड कंज्यूमर तक कौन पहुंचाता था? ये मिडलमैन्स। और सारा मुनाफा यहीं कटता है बेटा। किसान तो बेचारा ग्रो करके बहुत सस्ते दामों में इन मिडलमैन्स को देता है, मिडलमैन बहुत महंगे में आगे बेच रहा है। लेकिन सर एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम इसी का एक तोड़ निकला। क्या है सर? देखते हैं।
एग्रीकल्चर मार्केट एक प्रोसेस है, पक्का पता समझ में आया सर। दैट इन्वॉल्व, क्या क्या इन्वॉल्व करा, असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, क्या बात है, पैकिंग, ग्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्या बात है सर। बीच में मैंने अपने घर में बोला, आटा खत्म हो गया था, मैंने बोला मम्मी मैं आटा ले आता हूं, तो मम्मी कहती है नहीं बेटा शक्ति भोग का आटा लाइयो। मैंने कहा शक्ति भोग कौन है? कहते बेटा इसका आटा बहुत बढ़िया होता है। ये क्या मतलब है शक्ति भोग का आटा बहुत बढ़िया होता है? बेटा ये क्या है, ग्रेडिंग। मतलब उन्होंने क्या किया, कुछ वीट से कुछ अच्छे सेलेक्टेड वीट छांट के आटा पीसा हुआ, ये ग्रेडिंग है। सर क्या ये वाला काम मेरा किसान नहीं कर सकता? कर सकता है सर, लेकिन किसान करता नहीं है, किसान बस असेंबलिंग पे रुक जाता था सर। अब हमने किसान को बोला तुम स्टोरेज भी करो, प्रोसेसिंग भी करो, ट्रांसपोर्ट भी करो, पैक भी करो, ग्रेड भी करो, डिस्ट्रीब्यूशन भी करो ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर कमोडिटीज अक्रॉस द कंट्री। सर इसका मतलब एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम का मतलब होता है असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकिंग, ग्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सर मतलब ग्रो होने से कंज्यूमर तक पहुंचने तक पूरा प्रोसेस आगे सर। लेकिन सर आप मुझे बता सकते हो प्रायर टू इंडिपेंडेंस क्या होता था? प्रायर टू इंडिपेंडेंस मतलब आजादी से पहले क्या होता था? सर देखो, फार्मर वाइल सेलिंग देयर प्रोड्यूस टू ट्रेडर सफर्ड फ्रॉम फॉल्टी वेविंग। मतलब सर बेचारा किसान काट के जाता था, फसल काट के किसके पास पहुंचा? डिस्ट्रीब्यूटर के पास या उनके पास जो आगे बेचता था, वो उनकी गलत वेट कर देते थे। सर मतलब बहुत चीटिंग होती थी, बट अभी भी होती है क्या मुझे नहीं पता बेटा, बुरा मान जाएगा कोई। एंड मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट। सर सर पहले क्या होता था कि एक तो फॉल्टी वेट होता था और दूसरा मैनिपुलेशन भी होता था, गलत गलत बोल देते थे सर। फार्मर हु डिड नॉट हैव द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, वो फार्मर जिसके पास नॉलेज नहीं है ऑन प्राइसेस प्रिवेलिंग इन द मार्केट वर ऑफन फोर्स्ड टू सेल एट लो प्राइसेस। ऑब्वियसली सी बात है सर, चीटिंग तो होगी। They did not have proper storage facilities to keep back their produce for selling later at a better price। सर आज की डेट में मुझे पता है इंडिया में कभी टमाटर महंगा हो रहा है और कभी प्याज महंगा हो रहा है। मैंने पता लगाया बेटा, मुझे किसी ने बोला प्रसन्नजीत पता लगाओ ये टमाटर और प्याज महंगे क्यों हो रहे हैं, तो फिर मुझे पता चला इंडिया के अंदर टमाटर और प्याज तो सफिशियंट है, कभी कम पड़ा ही नहीं। मतलब हमारे पास इतना टमाटर और इतना प्याज है कि हर आदमी की नीड को पूरी कर सकता है। जब हर आदमी की नीड को पूरी कर सकता है, मतलब जितनी सप्लाई है उतनी डिमांड है, फिर महंगा क्यों? पता चला बीच के कुछ ट्रेडर जानबूझ के अपकमिंग सीजन में आने से पहले वो लोग टमाटर और प्याज के स्टॉक को रोक लेते हैं। मतलब वो इंडिया के सभी किसानों से खरीद के रोक लेते हैं और मार्केट में आने ही नहीं दे रहे उनको। इससे क्या होता है, मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है और फिर वो लोग उसी स्टॉक को जो उन्होंने 2 रुपए में खरीदा हुआ है, जो उन्होंने 2 रुपए में खरीदा हुआ है किसान से, बहुत सारा तो स्क्रैप कर देते, कहते फेंक दो इनको। मैंने कहा क्यों फेंक रहे हो? कहता है सर ये 2 वाली चीज़ हम 200 रुपये में बेचेंगे, और उसका थोड़ा थोड़ा निकालते हैं और मतलब बहुत ज़्यादा मार्जिन कमाने के लिए वो लोग ऐसी प्रैक्टिस करते हैं। ओके सर अब समझ में आया। सर इसका मतलब दे डिड नॉट हैव प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी। लेकिन अगर किसानों के पास प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी होती तो क्या मिडलमैन इस बात का फायदा उठा पाता? नहीं। तो सर इसका मतलब देखो, मैंने यहाँ पे बोला कि एग्रीकल्चर मार्केट का मतलब स्टोरेज भी है, हम किसानों को स्टोरेज भी सिखाएंगे बेटा, या फैसिलिटीज देंगे। चलो सर, लिखा है इवन टुडे, आज भी एमसीक्यू में आया हुआ है, मोर देन 10% ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस इन द फार्म्स आर वेस्टेड ड्यू टू द लैक ऑफ स्टोरेज। अरे यार, इंडिया में आज भी 10% चीजें खराब हो रही है, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? स्टोरेज की वजह से। सर मुझे पक्का पक्का पता चल गया। सर आप मुझे बताओ, गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ किया ना बेटा? अमेंडमेंट भी है इस बार, गवर्नमेंट ने किया भी और इस बार अमेंडमेंट भी है। ये अमेंडमेंट मतलब आपके सिलेबस में नया ऐड हुआ है, अगर ऐड हुआ है तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट भी होगा। सर कुछ तो सोच के ऐड किया। देखो सर, स्टेप्स टू रेगुलेट मार्केट। सर आखिर ये मार्केट ठीक कैसे होगा? सर गवर्नमेंट अगर इंटरवीन करे ना आगे ठीक से तो सर ठीक हो जाएगा। देखो, गवर्नमेंट इंटरवेंशन बिकम नेसेसरी टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ द प्राइवेट ट्रेडर। लेट अस डिस्कस 4 सच मेजर। अब देखते हैं गवर्नमेंट को वो 4 मेजर डिस्कस करने हैं या यूज करने या उन पे काम करना है जिससे मेरा मार्केट ठीक हो जाएगा। दैट वर इनिशिएटेड टू इंप्रूव द मार्केट एस्पेक्ट्स। बेटा पहला क्या है, आप रेगुलेशन ऑफ मार्केट बनाओ, मार्केट के अंदर कुछ रेगुलेशंस लगाओ। दूसरा, आप फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाओ। पहला क्या बोला, आप मार्केट को रेगुलेट करो, आप करो, प्राइवेट ट्रेडर्स को मत दो।
आप खुद करो, खुद रेट्स तय करो। सर समझ में आया। दूसरा क्या बोला सर, आप ना फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। आप खुद बोल रहे हो आज भी इंडिया में 10%, आज भी इंडिया के अंदर 10% स्टॉक अगर खराब हो रहा है, गुड्स खराब हो रहा है, खुद बोल रहे हो स्टोरेज की वजह से, तो गवर्नमेंट को चाहिए नहीं कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। सर समझ में आया। तीसरी बात क्या है सर, कॉपरेटिव मार्केट बनाओ सर, कॉपरेटिव मार्केट, एक ऐसा मार्केट जहाँ पे काम कॉपरेशन से चल रहा हो। और ऐसा सर गुजरात ने करके दिखाया है। सर गुजरात मोदी जी की स्टेट है, वो वहाँ पे कई कई सालों तक सीएम रहे बेटा, इसका मतलब वो वाला मॉडल अच्छा था। आगे सर, और आप बनाओ पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट। सर मुझे पता चल गया, अगर एग्जाम में आएगा स्टेप्स टू रेगुलेट मार्केट, उसके अंदर 4 बातें। बात नंबर 1, रेगुलेशन ऑफ मार्केट, मार्केट को आप रेगुलेट करो। दूसरा, प्रोविजन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, आप सर स्टोरेज की फैसिलिटीज बनाओ। तीसरा, कोऑपरेटिव मार्केट्स लगाओ। और चौथा क्या बोला, पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। सर पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट में कौन सी चीजें, 3 बातें, 1 2 3। बात नंबर 1, एमएसपी, आप एक ऐसा पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट लाओ जो किसानों को ये सपोर्ट कर दे कि उनको बोले अगर तुमसे प्राइवेट ट्रेडर इस रेट से कम खरीदते हैं ना तो तुम मेरे पास ले आना। हाँ वो बाद में बात करेंगे बेटा, वो मैंने हटा दिया, इसमें था मैंने हटा दिया। एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। बेटा आप किसानों को सपोर्ट कर दो कि भैया अगर इस रेट पे तुमसे कोई ना खरीदे ना तो तुम मेरे पास आ जाना। तो इससे क्या होगा, जो सर जो मिडल मैन जो पहले बदमाशी करते थे, धोखेबाजी करते थे, अब नहीं करेंगे। अगला, बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या होता है सर, अगर किसानों ने किसी साल बहुत सारा स्टॉक बना लिया है तो आप उन स्टॉक को वेस्ट मत होने दो, आप उस स्टॉक को होल्ड कर लो किसानों से खरीद के। और जब भी देश में दिक्कतें आए, जब भी कभी देश में जैसे कोरोना जैसा टाइम आ जाए या फिर सर फेमाइंस वगैरह आ जाए, आप उसको उस समय यूज करो। लास्ट बेटा, पीडीएस बनाओ। बेटा आप खुद बोलते हो कि इंडिया में गरीबी है, बहुत सारे लोगों पर अनाज नहीं पहुंचता, तो ये पीडीएस का सिस्टम क्या कहता है, पीडीएस का सिस्टम कहता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहां पे आप फूड को उन लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट कराओ। बेटा किसके थ्रू, बेटा राशन कार्ड्स के थ्रू, जहाँ पे गरीबों को बहुत सस्ते में अनाज जैसे गेहूं चावल वगैरह मिल जाता है। अभी मैं और तुषार आ रहे थे गाड़ी से, तो बेटा हम यही डिस्कस कर रहे थे ना, हम लोग बेटा यही डिस्कस कर रहे थे। चलो सर एक बार सर इसको डिटेल में पढ़ा दो, आओ सर डिटेल में पढ़ाते हैं। सबसे पहले बेटा रेगुलेशन ऑफ मार्केट। सर रेगुलेशन ऑफ मार्केट में आपने क्या बताया बेटा, बहुत नॉर्मल सी बात है। सबसे पहले देखो रेगुलेशन ऑफ मार्केट में, इट वॉज a regulation of a market to create orderly and transparent marketing condition। सुन भाई क्या हुआ, आज से 5 साल पहले की बात, मैं गया हुआ था सुबह 4 बजे मंडी किसी काम से, सब्जी मंडी, मेरे घर में किसी की शादी थी, तो उन्होंने बोला था कि मंडी से सब्जी लेके आना, मंडी से सब्जी लेके आना क्योंकि वहाँ पे सस्ती पड़ेगी। तो मैं सुबह 4 बजे चला गया, मुझे नहीं पता था कि मंडी एक्चुअली में सुबह 5 बजे खुलती है। मैं 4 बजे गया तो गेट पे बहुत सारे किसान अपने छोटे छोटे ट्रक ठेले वगैरह लेके खड़े थे, सबके ट्रक में कुछ ना कुछ सब्जियां रखी हुई थी अलग अलग वैरायटी की। मैंने बोला भैया आप दे दो मुझे, कहता नहीं हम नहीं बेचेंगे। मैं कहा क्यों नहीं बेचोगे, इतनी हरी हरी सब्जियां, तंदुरुस्त सब्जियां, बेच दो। कहते हैं हम तो ना ये मिडल मैन को बेचेंगे भाई साहब, हम 1 किलो या आधा किलो नहीं बेचते। मैं कहा क्यों नहीं बेचते, कहता भाई साहब आप समझो यार, हमें यार नहीं होता सर, हमें बहुत सारा ला के यहाँ पे देना होता। तो मैंने कहा ये किसको बेचोगे, कहता वो जो आदमी दिख रहा है मिडल मैन, कहता वो हम सबसे खरीदेगा, बाद में रिटेलर्स आएंगे वो उनसे खरीदेंगे, फिर तुम लोग उससे खरीदोगे। मैंने कहा ठीक है अंकल जी जल्दी बेचो। तो वहाँ पे एक आदमी खड़े होकर रेट लगा रहा है, लेकिन रेट लगाने से पहले वो क्या कहता है, कहता है भाई साहब अभी अभी पता चला है कि आज बारिश होने वाली है। वो कह रहा है अभी अभी पता चला है कि बारिश होने वाली है, तो मार्केट आज हो सकता है 2-3 घंटे के लिए चले और नहीं चलेगी। वो ऐसा बोल रहा है खड़े होकर। आप लोग देख लो भाई साहब, या तो आप कल आ जाना, या अगर आप ना बेचना चाहते हो, वैसे तो रेट है आलू के 10 रुपये, लेकिन हम आपसे 3 रुपये में खरीदेंगे क्योंकि आज बिकेगा नहीं। सारे किसान परेशान हो गए, कहते अरे यार अगर हम वापस ले जाएंगे तो हमारे आलू तो खराब हो जाएंगे। तो सब कहते भैया 4 दे दो, 5 दे दो। तो आखिरी में 6 रुपये में तय हुआ, 6 रुपये में तय हुआ। मैंने भी मम्मी को घर में कॉल करके कह दिया मम्मी बारिश होने वाली है, टेंट वाले भैया को कहना कि टेंट पे ऊपर कपड़ा डाल दे, कपड़ा डाल दे या फिर वो प्लास्टिक वगैरह डाल दे। ठीक, वो बेचारे सब 5-5 रुपये में बेच के चले गए। डन। मैंने कहा ठीक है भाई इस बार तो आलू सस्ती मिलेगी, 5 में मिला है। उस समय मार्केट में रेट कोई 30-40 रुपये था। थोड़ी देर बाद हुई कड़ाके की धूप, बिल्कुल सारे किसान जा चुके थे। मैं कहा ये कैसा वेदर फोरकास्ट निकाल के गया था ये कि बहुत तेज बारिश हो गई, इतना कड़ाके की धूप। खैर मैंने बोला भैया आलू ले लेते हैं, गए अंदर तो पता चला आलू उस दिन 60 रुपये किलो बिक रहा था। उन्होंने इसका मतलब चीटिंग करी, किसके साथ, किसानों के साथ। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ना तो मेरे किसानों के पास प्रॉपर नॉलेज थी कि मोबाइल निकाल के देख लेते, नॉलेज तो मेरे पास भी नहीं थी
कि मोबाइल निकाल के देख लेते सर, आजकल मोबाइल में सब कुछ दिखता है, वेदर रिपोर्ट देख लेते, लेकिन उन्होंने उसका पागल बना दिया। सर अगर पागल बनाया, अगर मार्केट के अंदर ऑर्डरली और ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग कंडीशंस होती तो शायद ऐसा नहीं होता। इसका मतलब गवर्नमेंट को चाहिए था कि वो रेगुलेशन ऑफ मार्केट लगाए, लेकिन उस समय तक शायद ना हो। पहली बात समझ में आई बेटा। लेकिन आपको पता है अगर गवर्नमेंट ऐसा करेगी तो इसका बेनिफिट सीधा सीधा किसको मिलेगा? दो लोगों को, एक फार्मर को और दूसरा कंज्यूमर को। इंडिया में अभी भी 27,000 से ज़्यादा रूरल पीरियोडिक मार्केट्स हैं जिनको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। 27,000। महंगाई इसलिए नहीं है, हाँ महंगाई बेटा इसलिए नहीं है क्योंकि सामान महंगा नहीं सर, नॉलेज की कमी है। इसीलिए जो चीज़ बहुत सस्ते में बिकनी चाहिए, गवर्नमेंट के इंटरवेंशन ना करने की वजह से मिडल मैन बहुत पैसा बना रहे हैं बेटा अभी भी। आगे चल समझते हैं। प्रोविजन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सर ये बात तो मुझे समझ में आ भी गई है सर। देखो, इट इज अ प्रोविजन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लाइक रोड, रेलवेज, वेयर हाउस, गोडाउन्स, कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट। अगर गवर्नमेंट ये सारी चीजें बना दे और किसानों को फ्री में अवेलेबल करा दे या नॉमिनल प्राइसेस पे अवेलेबल करा दे तो बेचारे आलू लेके वापस तो नहीं जाएंगे। चलो सर, पक्का पक्का मुझे समझ में आता है। अगली बात, द करंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज आर क्वाइट इनएडिक्वेट। लेकिन इंडिया में जो आज जो कंडीशन है वो क्या है? क्वाइट इनएडिक्वेट है टू मीट द ग्रोइंग डिमांड एंड नीड टू बी इम्प्रूव्ड। बेटा लास्ट, सॉरी सेकंड लास्ट, कोऑपरेटिव मार्केट। बेटा कोऑपरेटिव मार्केट का ये वाला समझना, एग्जाम में वो क्या नाम है, इंडिपेंडेंटली भी आ सकता है बेटा कि व्हाट इज कोऑपरेटिव मार्केट समझना। टू रियलाइजिंग फेयर प्राइस फॉर फार्मर प्रोडक्ट को कोऑपरेटिव मार्केट बोला जाता है। फार्मर्स को फेयर प्राइस मिल जाए यही कहलाता है कोऑपरेटिव मार्केट। आगे देखते हैं सर, लिखा है द सक्सेस ऑफ मिल्क कोऑपरेटिव्स in transforming the social and economic landscape of Gujarat and some other part of the country is testimony to the role of cooperatives। अगर आज इंडिया के अंदर दूध कोऑपरेटिव, मिल्क कोऑपरेटिव इतने अच्छे लेवल तक पहुंचा है तो इस पर कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव्स मार्केट का बहुत बड़ा रोल है सर। और ये इसकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? गुजरात में। इसके बाद बाकी सेक्टर। हाँ अगला सर, कॉपरेटिव्स हैव रिसीव्ड अ सेटबैक। लेकिन बेटा इनको भी सेटबैक लगा ड्यूरिंग द रीसेंट पास्ट ड्यू टू द इनएडिक्वेट कवरेज ऑफ द फार्मर मेंबर, लैक ऑफ एप्रोप्रिएट लिंक बिटवीन मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉपरेटिव्स एंड इनएफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बेटा ये वाली बात आपको सिर्फ तब याद रखनी है जब आपसे ये बोला जाए कि क्या कोऑपरेटिव मार्केट में अभी कोई सेटबैक है, तो मैं बोलूँगा हाँ है। ड्यू टू, पास्ट में हुआ था, ड्यू टू किन किन चीज़ों में? जैसे सर मेंबर्स इसके इनएडुकेट कवरेज में थे सर, प्रोविजन जो लिंक था, एप्रोप्रिएट लिंक था मार्केटिंग और प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव के बीच में वो खत्म हुआ था, और अगला सर इनएफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट था। इन किसानों को जो पैसा मिलना चाहिए था या फाइनेंस जो मैनेज होना था वो नहीं हुआ था। चलो सर लास्ट वाला देख लेना बेटा, इसके बाद खत्म। पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, मैंने क्या बोला? द फोर्थ एलिमेंट इज पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, जो कि है पहला एमएसपी। आप किसानों को सपोर्ट करो एमएसपी से। दूसरा, किसानों के लिए आप बफर स्टॉक क्रिएट करो। और तीसरा, गरीबों के लिए बेटा पीडीएस का सिस्टम लाओ। These instruments are aimed at protecting the income of the farmers and providing food grain at the subsidized rate to the poor। लेकिन बेटा इन तीनों का ही काम कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं क्या है? किसानों तक, गरीबों तक बहुत सस्ते रेट में खाना या राशन या अनाज पहुंचाना। चलो सर अगला देखते हैं। सर दो चीज़ें बची हैं, इसके बाद बेटा मेरा क्रेडिट एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम खत्म होता है। बेटा रीसेंट कंडीशन देख लेते हैं सर। रीसेंट कंडीशन, सर आप मुझे पढ़ा रहे हो एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम, पढ़ा रहे हो या इसका कोई अभी तक यूज है? देखते हैं सर रिसेंटली कंडीशन क्या है बेटा। डिस्पाइट गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट की लाख कोशिशों के बाद या इंटरवेंशन के बाद आज भी प्राइवेट ट्रेड बाय मनी लेंडर, रूरल पॉलिटिकल इलाइट्स, मतलब गांव के कुछ बड़े जमींदार नेता, बिग मर्चेंट्स एंड रिच फार्मर प्रीडोमिनेट्स द एग्रीकल्चर मार्केट्स। ओहो सर, आपने पहले ही पॉइंट में पोल खोल के रख दी। अभी आपने मुझे ऊपर पढ़ाया क्या सर? आपने अभी मुझे ऊपर पढ़ाया स्टेप्स टू रेगुलेट मार्केट, और यहाँ पे आप कहते हो कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन नेसेसरी है चार चीज़ों में। और अभी आपने यहाँ पे बताया रिसेंटली चीज़ें ठीक नहीं है सर, क्योंकि आज भी प्राइवेट ट्रेड जो मनी लेंडर कर रहा है, बड़े बड़े नेता गाँव के अंदर, बड़े बड़े व्यापारी और कुछ अमीर फार्मर आज भी एग्रीकल्चर मार्केट को डोमिनेट करते हैं।
पहली बात समझ में आया बेटा, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला, द नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज इमिनेंट particularly when a large share of agriculture product is handled by private sector। कहते हैं सर इसलिए भी जरूरी है, इसलिए भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी है क्योंकि आज भी बहुत बड़ा सेक्टर, बहुत बड़ा शेयर प्राइवेट सेक्टर के पास है, इसीलिए सर आपको इंटरवीन करने की जरूरत है। तीसरी और लास्ट बात, सर स्कॉलर्स ये बहस करते हैं कि कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ऑफर्स ट्रेमेंडस स्कोप फॉर द फार्मर टू अर्न हायर इनकम प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज रिस्ट्रिक्टेड। अब इन्होंने यहाँ पे अलग बात बोल दी। अब तीन बातें, तीनों अलग अलग बात बेटा खुद से पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, मेरी तीनों बात अगर ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। सबसे पहले तीसरी बात समझो, ऊपर की दोनों बात आपको आ चुकी है। तीसरी बात कहते हैं सर पता है स्कॉलर्स क्या कहते हैं, स्कॉलर्स कहते हैं कि कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर अगर आप कराओगे तो आज भी उसके अंदर बहुत स्कोप है। उस तरीके कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में आज भी बहुत स्कोप है। उस स्कोप से क्या होगा सर, फार्मर ज्यादा अर्न कर पाएंगे। लेकिन आप क्या करो, गवर्नमेंट के इंटरवेंशन को रिस्ट्रिक्ट करो, फुल कंट्रोल मत दे दो। मतलब बोला गवर्नमेंट को बोलो कि तुम इंटरवीन तो करो, लेकिन इंटरवीन एक लिमिट तक करो, मतलब उनके इस चीज को लिमिट करो। लेकिन अभी तुमने क्या बोला, गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के बाद भी प्राइवेट सेक्टर, नेता, बड़े मर्चेंट और रिच फार्मर आज भी इस एग्रीकल्चर मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। फिर तुम दूसरे लाइन में क्या बोलते हो कि सर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इमिनेंट है, क्यों? क्योंकि आज भी लार्ज शेयर किसके पास है, प्राइवेट सेक्टर के पास है। तो बेटा ये तीनों पॉइंट आपको बहुत अच्छे से रटे हुए होने चाहिए थे, रटा हुआ होगा मजा आ जाएगा। अगली चीज देख लो सर, खत्म हो रहा है इसके बाद सर खत्म हो रहा है। सर क्या खत्म हो रहा है? अल्टरनेट मार्केटिंग चैनल। सर मुझे एक बात बताओ, अगर गवर्नमेंट इंटरवीन ना करे तो क्या एज अ किसान मेरे पास कोई और ऑप्शन है? क्या एज अ किसान मेरे पास कोई और ऑप्शन है? देखो मैं क्या बोल रहा हूँ सर, अगर गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी तो सेंट्रल लेवल पे करेगी, लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने लेवल पे कुछ चीजें की हुई हैं। देखो स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, it has been realized that if farmer directly sell their produce to consumer, it increases their income। ठीक बात है, बोलो सर बात समझ में आई? हाँ जी सर बात समझ में आई, सर बात समझ में आई। अगर बात समझ में आई तो अगली बात देखना। क्या बोला मैडम? सर मेरी बात सुनना, मैं किसान, मैं पहले अपनी चीज किसको बेचता था? मिडलमैन को। मिडलमैन किसको बेच रहा था? कंज्यूमर को। डन, समझ में आया सर? पक्का। अब गवर्नमेंट पता है क्या कहती है, या कुछ स्कॉलर्स कह रहे हैं सर तुम ना इसको रिस्ट्रिक्ट करो, इस आदमी को बोलो कि तमीज वाले प्राइस दे, चीटिंग ना करे, फॉल्टी वेट ना करे, कंडीशन अच्छी रखे। हम बोल रहे हैं इसको करने के लिए, गवर्नमेंट को क्या बोल रहे हैं, तुम इसको ठीक करो, मार्केट बनाओ। लेकिन पता है एक आदमी आके क्या कह रहा है, सर इसको ठीक मत करो, इसको बीच से हटा दो। मैंने बोला ऐसा क्यों? कहते हैं कि सर अगर फार्मर डायरेक्टली सेल करेगा अपने प्रोड्यूस को कंज्यूमर को तो इससे उनकी इनकम बढ़ेगी। इसीलिए कुछ ऐसी जगह बन गई इस इंडिया में जहां पे किसान डायरेक्टली ट्रक में अपना सामान भर के ला रहा है और किसको बेच रहा है? कंज्यूमर को। सर ऐसी कौन कौन सी जगह है? सर पहला अपनी मंडी, जहां पे किसानों को क्या बोला, तुम आड़तियों को मत बेचो, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। सर ये जो मिडल मैन होते हैं ना, मिडल मैन ये किसानों को परेशान भी करते हैं कि नहीं तुम नहीं बेच सकते सर। लेकिन ये जो अपनी मंडी है इसने उनको मौका दिया। अपनी मंडी कहाँ कहाँ है बेटा? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। दूसरी बेटा हदस पर, बेटा ये कहाँ, ये मंडी कहाँ है बेटा? पुणे में। तीसरा सर रेज्यू बाजार, बेटा ये कहाँ कहाँ है? वेजिटेबल फ्रूट मार्केट इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। और बेटा चौथा क्या बोला? उजावर संधीज, ये संधीज है बेटा, मंडीज नहीं है, संधीज। फार्मर मार्केट इन तमिलनाडु। बोलो सर ये चार जगह जहां पे आपका किसान डायरेक्टली आके कंज्यूमर को सामान बेच रहा है। ये सारी बात एक है, बस ये अलग अलग जगहों के अलग अलग नाम है। जैसे मुझे याद हो गया, पहला अपनी मंडी कहाँ कहाँ? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। दूसरा बेटा हदस पर मंडी कहाँ पे? पुणे। तीसरा रेज्यू बाजार कहाँ कहाँ सर? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। लेकिन यहाँ पे क्या बिक रहा है? वेजिटेबल और फ्रूट। बेटा उसके बाद है उजावर संधीज, ये कहाँ है सर? तमिलनाडु। बोलो सर याद हुआ? अब अगर ये याद हुआ तो अब एक और चीज देख लो सर। ये मैं आपको क्या करा रहा हूँ? अल्टरनेट। अगर गवर्नमेंट आपकी मदद नहीं कर रही
और अगर आपको ऐसा लगता है कि लोग चीटिंग कर रहे हैं तो बेटा एक नए ऑप्शंस निकल के आए हैं जहाँ पे किसानों की मदद हो रही है। तो गवर्नमेंट को चाहिए ना कि ऐसी जगह और खोल दो, है ना। अगर ये वाला मॉडल हिट हो रहा है तो ऐसी जगह और खोल दो। सर अगला, मल्टीनेशनल एंड नेशनल कंपनीज, बेटा ये लोग भी आए हैं मदद करने के लिए। समझना बेटा, ये जो 3 कानून जो गवर्नमेंट लेके आए थे ना, जिसके लिए बहुत सारे किसान दिल्ली के बॉर्डर्स पे बैठ के रोड बंद कर दिया था, ये उसमें से ही एक तरीके का समझो एक हाईलाइट मैं आपको बता रहा हूँ बेटा। पहले क्या होता था, किसान जो भी थे, अभी उसको हम डिस्कस नहीं करते बेटा, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी बेटा। एक तरफ क्या नाम है, राहुल गांधी खड़ा हो जाएगा और एक तरफ बेटा मोदी खड़ा हो जाएगा। हमें ये सब नहीं करना, हमें पढ़ना है बेटा। हम लोग इंटेलिजेंट लोग बनेंगे, हम नेता नहीं बनेंगे बेटा। हाँ सॉरी, इंटेलिजेंट नेता बनेंगे बेटा। डन, चलो सर, पढ़े लिखे नेता बनेंगे हम। आओ आओ बेटा। अरे पढ़े लिखे नेता का मतलब क्या, नेता बॉर्न होता है बेटा, नेता को पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं होती बेटा, नेता बॉर्न। डन, चलो सर। हाँ आओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनोगे तो समझ में आएगा बेटा। देखो क्या, मैं एज अ किसान पहले लोन लेता हूँ, समझना बेटा। पहले लोन लिया, लोन लेने के बाद फिर मैंने शीट्स खरीदे, शीट को मैंने शो किया, फिर जब वो ग्रो होगा फिर मैं उसको काटूंगा, फिर बेचूंगा। इन सब में बेटा 6 महीने लगेंगे, लेकिन 6 महीने में मैंने 2 चीज़ें इन्वेस्ट कर दी। पहली चीज़ पैसा और दूसरी चीज़ टाइम। 2 चीज़ें मैंने इन्वेस्ट कर दी। लेकिन सोचो 6ठे महीने अगर आंधी आ जाए, कोरोना आ जाए, बरसात हो जाए, तो मेरा फसल बेकार और मेरा 6 महीना भी गया, और प्लस पैसे अलग। इसीलिए बेचारे किसान आत्महत्या कर लेते हैं बेटा, क्योंकि 6 महीने बाद अगर फसल खराब हो गई, बेचारा कहाँ से लोन चुकाएगा। और उसने जो अपनी बच्चों को, बीवी को वादा करके रखा था कि जब ये बिक जाएगा तब मैं उस पैसों से घर बनाऊंगा, शादी करूंगा, राशन लाऊंगा, वो सब तो बेकार हो जाएगा बेटा। अब यहाँ पे ना आया कौन, मल्टीनेशनल और नेशनल कंपनीज। उन्होंने बताया आगे क्या बोला, उन्होंने किसानों को बोला देखो ये तुम्हारे पास ज़मीन है ना, तुम क्या करने वाले हो। कहता सर यहाँ पे ना मैं ये चीज़ ग्रो करूँगा। तो वो एक मल्टीनेशनल कंपनी, आप समझो मैगडी, मैगडी आके उस किसान से कहता भैया तुम ना यहाँ पे टमाटो ग्रो करो, तुम यहाँ पे क्या ग्रो करो, तुम यहाँ पे टमाटो ग्रो करो। कहता भाई साहब मुझे तो टमाटो ग्रो करना आता नहीं। कहता हम सिखाएंगे ना, तुम यहाँ पे अपनी जमीन पे टमाटो ग्रो करो और ग्रो होने के बाद सारा का सारा टमाटो हम तुमसे खरीद लेंगे। किसान कहता झूठ बोलते हो तुम, हमें तुम पे भरोसा नहीं है। तो कहता भाई साहब पैसे अभी ले लो। ओ तेरी के पैसे अभी मिल गए। अब अगर मान लिया कल को अगर फसल नहीं भी होगी, बारिश भी होगा, नुकसान किसका होगा, उस मल्टीनेशनल कंपनी का। सर इसका मतलब ये वाला चैनल मुझे बड़ा पसंद आया सर। देखो सेवरल नेशनल और मल्टीनेशनल फास्ट फूड चेन्स, मतलब मैगडी वगैरह, आर इंक्रीजिंगली एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट अलायंस विद फार्मर। फार्मर के साथ वो अलायंस कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। दे इनकरेज फार्मर टू कल्टीवेट फार्म प्रोडक्ट, जैसे कि कुछ स्पेशल वेजिटेबल या फ्रूट। दे प्रोवाइड फार्मर विद शीट, वो फार्मर को खुद ही शीट्स ला के दे रहे हैं, एंड अदर इनपुट्स, बट ऑल्सो अश्योर्ड प्रोक्योरमेंट ऑफ द प्रोड्यूस, और ऑल्सो इंश्योर ये कर दे रहे हैं कि भैया उगने के बाद हम खरीद भी लेंगे एट प्री डिसाइडेड प्राइस। अभी से तुमको प्राइस बता रहे हैं। क्या बात है सर। इट इज आर्ग्यूड दैट सच अरेंजमेंट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्राइस रिस्क। अब तो सर किसान बिल्कुल नहीं डरेगा ना, अगर उसको पहले से पता चल गया कि मेरा ये ग्रो होगा, इतने रेट में बिक जाएगा। तो सर इसका मतलब ये 2 चैनल मुझे बहुत पसंद आए। पहला जहाँ पे किसान डायरेक्टली बेच रहा है, दूसरा जहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट पहले से कर ले रही है कि मैं 10 रुपये में या 12 रुपये में खरीदूंगा। ये 2 अल्टरनेटिव चैनल हमें मिल गए। भैया ये प्री डिटरमिनेट तो प्री डिटरमिनेट होता है ना दोस्त। अब अगर कम हो गए तो इस तो दोनों साइड है ना सर। चलो सर पक्का पक्का समझ में आया, अगर समझ में आया हाँ चलो सर 2 मिनट का ब्रेक दिया। नालायक बच्चों वेलकम है आपका फिर से अगले पार्ट में बेटा, जहां पे अब हम लोग करेंगे डाइवर्सिफिकेशन एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। ओए सुनना बेटा, सुन सुन सुन। मैंने बेटा अग्रिम से बोला अग्रिम पढ़ाई के साथ कुछ और भी करो। आजकल के बच्चे एक साथ बहुत सारा काम करते हैं, तो इस गधे ने मेरी बात को सीरियसली ले लिया और ये चने बेचने लग रहा है। अब पढ़ाई के साथ चने भी बेचता है बेटा, तो उसके हम इस काम को क्या बोलेंगे, इसने खुद को डाइवर्सिफाई किया है। इसने खुद को क्या किया, डाइवर्सिफाई। लेकिन बेटा क्या इस डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत थी, बिल्कुल नहीं थी। लेकिन आप एक किसान के पर्सपेक्ट से जाके सोचो, एक किसान जो अपना टाइम और अपना मनी सब इन्वेस्ट कर रहा है एक जमीन पे कि वहां पे कुछ ग्रो होगा, बिकेगा, तब मेरा घर चलेगा।
लेकिन अगर 6 महीने बाद सब चीज़ें फेवरेबल नहीं होती, आप उस किसान की कल्पना करो कि उसकी कितनी बुरी हालत होगी बेटा। इंडिया में वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा सुसाइड रेट है किसान में बेटा, वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा। और अगर ये है तो इसका कारण सिर्फ कोई नेता नहीं है बेटा, वेदर फोरकास्ट भी है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपने किसानों को क्या बोले कि तुम ना डाइवर्सिफाई करो, डाइवर्सिफाई, एक पे डिपेंडेंट मत रहो, एक से ज़्यादा काम करो। ये चैप्टर बेटा आपको वहीं ले जा रही है बेटा कि वो डाइवर्सिफिकेशन कहाँ कहाँ कर सकता है। देखो सर, डाइवर्सिफिकेशन इंक्लूड, पहला डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, आप क्रॉप के प्रोडक्शन में डाइवर्सिफाई करो। दूसरा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी एम्प्लॉयमेंट, आप प्रोडक्शन की एक्टिविटी में डाइवर्सिफाई करो। लेकिन ये समझना इतना आसान नहीं है, मेरे साथ आगे चलोगे तो समझोगे कि सर पहले ना आप ये सब बातें हटाओ, मुझे पहले ये बताओ कि डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत क्यों है। अभी जो मैंने आपके साथ बात करी मैं वही बात बताऊंगा, और एग्जाम के लिए आप ऐसे लिखो कि ये इंपॉर्टेंट भी है। सर पहली ज़रूरत क्यों है? ड्यू टू द ग्रेटर रिस्क इन डिपेंडिंग एक्सक्लूसिवली ऑन फार्मिंग फॉर लिवलीहुड। सर ये वाली बात आप मुझे बता चुके। सर डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि बहुत रिस्क है फार्मिंग के ऊपर डिपेंड होना अपने लिवलीहुड के लिए। दूसरी बात, इट प्रोवाइड प्रोडक्टिव सस्टेनेबल लिवलीहुड ऑप्शन टू द रूरल पब्लिक। अगर आप डाइवर्सिफाई करोगे तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा लिवलीहुड का जो कि सस्टेनेबल होगा, सस्टेनेबल लिवलीहुड ऑप्शन, जहां पे आपका अगर ये वाला नहीं चल रहा तो कम से कम वो तो चलेगा। अगला, expansion into other sector is essential to provide supplementary gainful employment and in realizing higher level of income for rural people to overcome poverty and other tribulations। मतलब कुछ झटके वगैरह जो आपके पास आते हैं उनसे बचने के लिए। क्या हमें ये बात नहीं पता कि आज भी इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर में काम करने वाले लोग, हम पढ़ चुके हैं बेटा, उतने ही हैं या कंपैरेटिवली देखें तो बड़े ही हैं, पर उसका जीडीपी घटा है। मतलब उस पर डिपेंडेंट लोग बढ़े हैं पर उनकी इनकम घटी है। तो सर इस चीज़ को ठीक करने के लिए भी, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है सर क्या? डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन की अगली और इंपॉर्टेंट बात, एज एग्रीकल्चर इज ओवर क्राउडेड, मैंने अभी आपको बताया, a major proportion of the increasing labor force need to find alternate employment opportunities in other non-farm sectors। अब उनको अदर नॉन फार्म सेक्टर्स में चाहिए सर कुछ ना कुछ ऑप्शन। सर आप मुझे बता दो, नॉन फार्म इकोनॉमी है सेवरल सेगमेंट इन इट। सर वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वो कर सकते हैं? अरे आप ना एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लगा दो, जहाँ पे सिर्फ आप ग्रो मत करो, उसको प्रोसेस भी करो, पैक भी करो, ग्रेड भी करो। दूसरा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, अभी तक आप बेटा एग्रो कर रहे थे, आप फूड को भी करने लगो। उसके बाद लेदर इंडस्ट्री लगा लो सर, जैसे पोल्ट्री फार्मिंग वगैरह होती है, पोल्ट्री फार्मिंग में जैसे आप चिकन वगैरह बेचते हो, एग वगैरह बेचते हो, ठीक वैसे लेदर इंडस्ट्री भी होती है जहाँ पे आप एनिमल के स्किन वगैरह के भी आप चीज़ें कर सकते हो। टूरिज्म भी कर सकते हो, बहुत सारे लोग करते हैं सर। अगला, दो सेक्टर विच हैव पोटेंशियल बट सीरियसली लैक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर सपोर्ट इंक्लूड ट्रेडिशनल होम बेस्ड इंडस्ट्री जैसे कि पोट्री, क्राफ्ट, हैंडलूम्स। आप अपने रूरल में रहने वाले लोगों को ये भी काम दे सकते हो बेटा। क्या बोला? पोट्री बेटा, जहाँ पे मटके वगैरह बनाना, लेकिन इसके अंदर भी आर्ट को डाल दो, या फिर क्राफ्ट करवाओ या हैंडलूम्स करवाओ। सर चलो सर समझ में आया। सर एक बस लास्ट में बता दो, ये मैन और वुमेन आपने क्यों लिखा हुआ है बेटा? मैन वर्सेज वुमेन मैंने इसलिए लिखा है, जरा देखना, मेजॉरिटी ऑफ रूरल वुमेन फाइंड एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। अरे क्या बोल दिया? कह रहे हैं आज भी इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर में ज़्यादातर काम कौन कर रही हैं? औरतें कर रही हैं। वाइल मेन जनरली लुक फॉर नॉन फार्म, और जो आदमी होते हैं वो नॉन फार्म एक्टिविटी देख रहा होता है। एम्प्लॉयमेंट इन द रिसेंट टाइम वुमेन्स हैव बिगन लुकिंग फॉर नॉन फार्म। सर 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 आपने क्या बोला? इंडिया के अंदर जो वुमन है वो क्या करती है? मेजॉरिटी में एग्रीकल्चर करती है। लेकिन सर ये जो नॉन फार्म एक्टिविटी है जनरली मेन करते हैं, लेकिन अब देखने को आ रहा है कि ये जो वुमन है ना, ये एग्रीकल्चर के साथ नॉन फार्म एक्टिविटीज़ भी करने लग रही हैं। सर पक्का पक्का समझ में आ गया। अब बेटा मैं उस पॉइंट पे आ गया जहाँ पे आपका चैप्टर एक शिफ्ट ले रहा है। सर किस चीज़ का शिफ्ट? जहाँ पे वो आपको करवा रहा है एनिमल हस्बेंड्री,
या लाइव स्टॉक फार्मिंग? सर समझाओ कैसे। सर एक फार्मर वो होता है जो सर राइस ग्रो कर रहा है, वीट ग्रो कर रहा है, वेजिटेबल ग्रो कर रहा है, फ्रूट ग्रो कर रहा है, ठीक बात है। लेकिन सर एक बात बताओ, गॉट, काव, बफेलो, पोल्ट्री फार्मिंग, इन सबको रखना या इन सबको ग्रो करना या इनके मीट को यूज करना, सर ये सब भी क्या फार्मिंग में आता है? आता है सर। इस वाली फार्मिंग को क्या बोलते हैं? लाइव स्टॉक फार्मिंग कहते हैं। सर एक बार आप मुझे मीनिंग बताओ एनिमल हस्बेंड्री का। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री? सीधा सीधा क्वेश्चन बेटा, 1 नंबर में भी, 2 नंबर में भी, 3 नंबर में भी बेटा। मैं हर एक की लिस्ट ले आया, चाहे आपका 1 नंबर में आए तब कितना लिखना है, 2 में आए तब कितना और 3 में आए तब कितना। सर बताओ सर, एनिमल हस्बेंड्री का मीनिंग बताओ। देखो सर, इन इंडिया द फार्मिंग कम्युनिटी यूजेस द मिक्स्ड क्रॉप लाइव स्टॉक फार्मिंग। समझना सर क्या बोला, इंडिया में आज भी लोग क्या करते हैं? मिक्स क्रॉप लाइव स्टॉक फार्मिंग, मतलब वो थोड़ा सा खेती बाड़ी करते हैं और थोड़ा सा लाइव स्टॉक करते हैं। सर ये एनिमल बना दिया मैंने बेटा, थोड़ा सा लाइव स्टॉक करते हैं सिस्टम, जैसे कि। और वो लोग क्या रखते हैं अपने साथ? या तो कैटल रखेंगे, गॉट रखेंगे, फॉल रखेंगे, या फिर वाइडली हेल्ड स्पेसीज, अलग अलग तरीके के जानवर को वो पालते हैं। सर पक्का पक्का समझ में आया बेटा, इधर ध्यान देते रहो। सर मुझे पक्का पक्का समझ में आया, इंडिया के अंदर जो फार्मिंग होती है वो डुअल फार्मिंग है सर, थोड़ा सा क्रॉप, थोड़ा सा लाइव स्टॉक। लेकिन क्या कोई एक आदमी पूरा का पूरा टाइम लाइव स्टॉक कर सकता है? देखते सर, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन प्रोवाइड इंक्रीज स्टेबिलिटी इन इनकम। क्या है सर? यहाँ पे स्टेबिलिटी होती है सर, क्यों? अरे देखो सर, जब बारिश होगी, आंधी आएगी या फिर वेदर खराब होगा, आपकी फसल तो खराब हो सकती है, बट आपका एनिमल थोड़ी ना खराब हो जाएगा सर। अरे एनिमल को ढक देंगे, उसको कमरे में ले आएंगे, आजा सर, सबको अपने कमरे में सुला लेंगे सर। इसका मतलब ये एक स्टेबिलिटी इनकम वाला सोर्स है। फूड सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट, फ्यूल एंड अदर न्यूट्रिशन फॉर द फैमिली विदाउट डिस्टर्बिंग द अदर फूड प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। सर पक्का पक्का समझ में आया। लाइव प्रोडक्शन, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन प्रोवाइड करती है स्टेबिलिटी इन इनकम, फूड की सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट की सिक्योरिटी, फ्यूल की सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन फैमिली को न्यूट्रिशन कैसे? अरे यार अपने पास तुम अगर भैंस रखोगे, गाय रखोगे तो दूध नहीं मिलेगा क्या तुमको? सर सर इसका मतलब न्यूट्रिशन भी मिलती है फैमिली को। पक्का समझ में। अगला सर, लाइव स्टॉक सेक्टर। अब समझना बेटा, यहां से शुरू होता है डेटा। लाइव स्टॉक सेक्टर अलोन प्रोवाइड अल्टरनेट लिवलीहुड ऑप्शन, लेकिन कितने लोगों को? 70 मिलियन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर इंक्लूडिंग लैंडलेस लेबर। सर अब मुझे एक डेटा याद हो गया, इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ लाइव स्टॉक की फार्मिंग 70 मिलियन से ज्यादा लोगों को जॉब दे रही है इंडिया में। सर पक्का सर, ये 70 मिलियन को आप करोड़ में बता सकते हो? 1 मिलियन कितना होता है सर? 10 लाख। तो 10 लाख, 10 मिलियन कितना हो गया? 1 करोड़। 70 करोड़, 70 मिलियन कितना हो गया? 7 करोड़। इंडिया में 7 करोड़ लोगों को क्या मिल रहा है सर? 7 करोड़ लोगों को सिर्फ और सिर्फ लाइव स्टॉक से मिल रहा है सर जॉब। आगे सर अगला डेटा, अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वुमेन ऑल्सो फाइंड एम्प्लॉयमेंट इन द लाइव स्टॉक सेक्टर। इंडिया के अंदर बहुत सारी वुमेन्स भी काम कर रही है। अब बेटा अगला डेटा, पोल्ट्री। बेटा पोल्ट्री समझते हो ना? पोल्ट्री फार्म, अरे मुर्गा, मुर्गी, चिकन, अंडा, अकाउंट्स फॉर द लार्जेस्ट शेयर। ओ तरीके, इंडिया के अंदर जितने भी लाइव स्टॉक फार्मिंग है उन सब में से पोल्ट्री फार्मिंग सबसे बड़ा है। कितना बड़ा? 61%। ओ तरीके सर, अगर मतलब मेरा एनिमल हस्बेंड्री या लाइव स्टॉक फार्मिंग इतना बड़ा है तो उसमें से 60% पोल्ट्री है। ओ तरीके, फॉलोड बाय अदर। अदर में कौन कौन आया? कैमल फार्मिंग, एक्स फार्मिंग, हॉर्स फार्मिंग, पोनीस फार्मिंग या मूल्स फार्मिंग। अच्छा ये बाकी सब कितना है सर? देयर आर 303 मिलियन कैटल। कितना? 303 मिलियन। सर मतलब कितना हो गया? ऑलमोस्ट 30 करोड़ से ज्यादा लाइव स्टॉक हमारे पास है इंडिया में। और आपको एक और डेटा दूं, दुनिया का लार्जेस्ट लाइव स्टॉक होल्डर है इंडिया। पूरी दुनिया का सबसे हाईएस्ट लाइव स्टॉक इंडिया के पास है सर। 303 मिलियन कैटल है, 110 मिलियन बफेलो है, 2019 का डेटा दे रहा हूं सर। इस 303 में 110 तो भैंस भैंस है, समझे भैंसो। आओ आगे चलते हैं, आ जाओ आगे। मिल्क प्रोडक्शन इन कंट्री हैज इंक्रीज्ड अबाउट 10 टाइम्स। ओ तरीके
सर हमारे यहाँ पे दूध का प्रोडक्शन 10 गुना बढ़ गया है, फिर भी बताओ हम यूरिया का दूध ले आते। चलो सर होगा कुछ। बिटवीन 1951 से लेके 2016 तक, ड्यू टू सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑपरेशन फ्लड। अब यहाँ पे आ गया सर फिर से एक इंपॉर्टेंट लाइन देखना बेटा। मैंने सर आपको बहुत सारी बात ये एनिमल हस्बेंड्री के अंदर बता दी, एग्जाम में चाहे 1 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है, सारा डेटा लिखोगे। लेकिन अभी मैंने आपको एक यहाँ पे पॉइंट हाईलाइट करवाया जहाँ पे मैंने बोला कि हमारे यहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन 10 टाइम्स बढ़ा। सर ये कब से कब तक लेके 1951 से लेके 2016 तक। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी कि इंडिया में जो वीट और राइस बढ़े थे वो किसकी वजह से बढ़े थे? ग्रीन रेवोल्यूशन के। लेकिन सर ये दूध किसकी वजह से बढ़ा था? सर ये ऑपरेशन फ्लड की वजह से। किसकी वजह से? सही कह रहा है वो, अपना नाम ना ले, अब ऑपरेशन फ्लड की वजह से बेटा। अब सर ये ऑपरेशन फ्लड क्या है? एग्जाम के अंदर 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स तक का आ सकता है। ऑपरेशन फ्लड क्या है? हाँ जी सर, क्या है ऑपरेशन फ्लड? इट इज अ सिस्टम whereby all the farmer can pool their milk produced according to different grading। सर इसमें क्या बोला? एक गांव के सारे फार्मर्स को मैंने बोला कि तुम लोग अपना सारा दूध यहां जमा करोगे, लेकिन जो दूध जमा होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा? सर ग्रेड के अकॉर्डिंग। ग्रेड बोले तो बेस्ड ऑन क्वालिटी, प्रोसेस्ड एंड मार्केटेड टू अर्बन सेंटर थ्रू कोऑपरेटिव्स। अब बेटा ये जो मैं बात बोलता हूँ ना, अमूल बेटा, अमूल यही कोऑपरेटिव मार्केट है जिसने गुजरात के अंदर ट्रेमेंडस ग्रोथ किया था, सक्सेस हासिल किया था, ये ऑपरेशन फ्लड की वजह से। दोबारा देख लो सर, ये क्या है? इट इज अ सिस्टम वेयर बाय ऑल द फार्मर कैन पूल देयर मिल्क प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ग्रेड। उसके बाद उसको प्रोसेस करेंगे और उसको हम अर्बन सेंटर्स में कोऑपरेटिव के थ्रू भेजेंगे। पहली बात समझ में आई। अगली बात, इन दिस सिस्टम द फार्मर आर अश्योर्ड ऑफ फेयर प्राइस। फार्मर को हमने अश्योर्ड किया अगर तुम सब अपना दूध यहाँ दोगे, क्योंकि बेचने वाला एक आदमी है, वो आपको फेयर प्राइस दिलाएगा, फेयर प्राइस। एंड इनकम फ्रॉम द सप्लाई ऑफ मिल्क टू अर्बन मार्केट। अब यहाँ पे आया सर नाम, गुजरात स्टेट हेल्ड एज अ सक्सेस स्टोरी इन द एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ मिल्क कोऑपरेटिव्स। उसके बाद कौन कौन से स्टेट्स ने इनको अपनाया, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा बनाया हुआ है। जीएम ऊपर, ठीक है, जीएम ऊपर बेटा। जी स्टैंड फॉर गुजरात, एम स्टैंड फॉर मध्य प्रदेश, यू स्टैंड फॉर उत्तर प्रदेश, ए स्टैंड फॉर आंध्र प्रदेश, एम स्टैंड फॉर महाराष्ट्र, पी स्टैंड फॉर पंजाब, आर स्टैंड फॉर राजस्थान। आपको याद रखना है जीएम ऊपर, अगर फ्लो में बोलना है तो जीएम ऊपर। चलो सर आ जाओ सर। अच्छा लेकिन सर एनिमल हस्बेंड्री के अंदर सिर्फ पोल्ट्री या दूध नहीं है। सर अभी मुझे ये तो पता चल गया कि एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आपने क्या क्या डाला? मिल्क डाला, पोल्ट्री डाला। इसके अलावा सर 3 चीज़ें और आई। देखो सर, पहली चीज़ है फिशरीज, दूसरी चीज़ है हॉर्टिकल्चर, और तीसरा बोला अदर अल्टरनेट लाइवलीहुड ऑप्शन। पहले बोलो सर क्या दिखाऊं? फिशरीज दिखाऊं? सर फिशरीज। अच्छा मुझे पहले एक डेटा दे दो बेटा। इंडिया के अंदर आपने बोला, मैंने नहीं बोला, कि सबसे हाईएस्ट एनिमल हस्बेंड्री कौन सी है? पोल्ट्री फार्मिंग। कितना बोला? 61% ऑफ टोटल जीडीपी। सर जीडीपी का टोटल 61%, मतलब जितना भी कंट्रीब्यूशन होता है वो देता है। अब सर जरा फिशरीज का भी देखेंगे, पहले एक बार पढ़ लेते हैं। फिशरीज सर, द फिशिंग कम्युनिटी रिगार्डेड एज द वाटर बॉडी एज मदर या प्रोवाइडर। फिल इन द ब्लैंक्स में आया हुआ था इसलिए मैंने लिख दिया। जितनी भी बेटा मछुआरे हैं उनके लिए ये जो पानी है ना, पानी, वो उसको माता कहते हैं या प्रोवाइडर कहते हैं। अगली चीज, द वाटर बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ। सर लेकिन ये वाटर बॉडीज में कौन कौन लोग आए या क्या क्या चीजें आई? समुद्र, सी, ओशियन, रिवर, लेक्स, नेचुरल एक्वेटिक पॉन्ड और स्ट्रीम्स, ये सारी चीजें आई बेटा। वो सारी चीजें जहां पे मछली ग्रो हो सकती है। तीसरी बात बेटा देखना, इन इंडिया आफ्टर प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन बजटरी एलोकेशन, जैसे ही गवर्नमेंट ने इस सेक्टर पे बजट का पैसा बढ़ाया, एंड इंट्रोड्यूस न्यू टेक्नोलॉजी इन फिशरीज एंड
aquaculture, the development of fisheries has come a long way. ये कह रहे हैं कि इंडिया में अगर बढ़ाया तो यहां तक आ गए, और बढ़ाएंगे तो हम और आगे चले जाएंगे। सर बात समझ में आई। अगली बात देखो बेटा, अब समझना बेटा डेटा। प्रेजेंटली फिश प्रोडक्शन फ्रॉम इनलैंड सोर्सेस कंट्रीब्यूट्स कितना, 65% ऑफ टोटल फिश प्रोडक्शन एंड 35% फ्रॉम मरीन सेक्टर। समझो बेटा, समझना बेटा, आप ऐसे देखो कि ये इंडिया है, डन। नहीं सर ये इंडिया नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं, ये वाला तो इंडिया है, ये इंडिया है बेटा। बताऊं अभी बेटा, यहाँ पे भी वाटर बॉडीज है, यहाँ भी मान लो, वैसे वहाँ पाकिस्तान है बेटा, आप अभी मान लो यहाँ पे वाटर बॉडीज है, डन बेटा। एक होता है इनलैंड, एक होता है सी ओशियन। बेटा अगर इंडिया के अंदर कोई भी वाटर बॉडीज है, जैसे कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ, नदियाँ वगैरह, सर यहाँ से जो मछली पकड़ी जाती है उससे 65% इनकम होती है, और जो सीज समुद्र वगैरह से पकड़ी जाती है वहाँ से 35 होती है, डन। पक्का याद रहेगा, लिखना, लेकिन एक बार फिर दोबारा मेरे साथ पढ़ो तभी समझ में आएगा। देखो, प्रेजेंटली फिश प्रोडक्शन फ्रॉम इनलैंड सोर्सेस से कितना, 65% ऑफ टोटल वैल्यू एंड 35% कम फ्रॉम मरीन सेक्टर। बोलो सर याद रहेगा पक्का? अच्छा बेटा एक चीज आप ऐसे समझो, लास्ट चीज टेक्निकल में लास्ट चीज समझा रहा हूं, बाकी सब तो खत्म हो गया। बेटा सुनना मेरी बात, इंडिया एक साल में कितना पैसा कमाती है, इस बात को हम लोग कहते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन मुझे पता है कि जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन 3 तरीके से आती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। मुझे बताओ इस सेक्टर को जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये कौन से में आया? प्राइमरी में आया। कहाँ आया? प्राइमरी से। अरे एग्रीकल्चर है यार, नहीं बेटा प्राइमरी से आया। तो सर इसका मतलब प्राइमरी में आ गया एग्रीकल्चर, और आपने एनिमल हस्बेंड्री को भी कहाँ रखा? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में। सर एनिमल हस्बेंड्री में भी फिशरीज एक सेक्टर आया। अब आप ऐसे समझो बेटा कि मान लिया ये इंडिया की जीडीपी 3 पार्ट में बटी हुई है। सर यहाँ से आया 40, यहाँ से आया 40, यहाँ से आया 20। सर ये है टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। अब इस प्राइमरी में कितना आया बेटा? 20। लेकिन आपको पता है ये 20 में से भी 0.9 मतलब 1% कहाँ से आता है बेटा? फिश प्रोडक्शन से। बोलो याद रहेगा पक्का? पक्का सर मुझे समझ में आ गया कि अगर हम लोगों ने फिश खाना बंद कर दिया तो हमारी जीडीपी 1% से कम हो जाएगी। बेटा हमें जीडीपी बढ़ानी है, इसीलिए पानी से मछली निकाल कर हमें खानी है। आ जाओ सर अगला। सर देखो, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु वो स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा फिश होती है। बेटा कौन कौन बोला? वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। अगली बात इंपॉर्टेंट बात बेटा, मेजर प्रॉब्लम फिशिंग कम्युनिटी फेस टुडे। वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो फिशिंग इंडस्ट्रीज को आज हो रही है? सर देखो पहली प्रॉब्लम, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। सर पहली चीज, हाँ बेटा स्टेट तो याद करने पड़ेंगे, स्टेट याद करना इज वेरी इजी। जीएम, आओ सर। सर इसके लिए भी बना दूं क्या? नहीं सर हम खुद बनाएंगे। वेरी गुड बेटा, खुद बनाना। अब जरा जल्दी से देख लो बेटा, जल्दी से कि सर ये फिशिंग इंडस्ट्रीज को प्रॉब्लम क्या है? बेटा सबसे पहली प्रॉब्लम है गरीबी। ज़्यादातर जो फैमिलीज है वो कौन है? गरीब है। दूसरा सर अंडर डेवलपमेंट है सर, इस स्टेट में या इस क्या नाम है इंडस्ट्री में ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है सर। अगला सर यहाँ पे पर कैपिटा इनकम भी कम है सर। पर कैपिटा इनकम मतलब यहाँ से होने वाली इनकम और इसके ऊपर जो लोग हैं डिपेंडेंट वो ज़्यादा है, लोग डिपेंडेंट ज़्यादा है, इनकम कम है, इसीलिए पर कैपिटा इनकम, पर हेड जो इनकम है वो कम है। अगला सर मोबिलिटी का अब्सेंस है। मोबिलिटी का मतलब एक जगह से दूसरी ले जाने का भी अब्सेंस है। लास्ट सर हाई रेट ऑफ इलिटरेसी। सर अगला लास्ट सर यहाँ पे अनपढ़ लोग ज़्यादा हैं सर, उनको पता ही नहीं है कि अपना प्रोडक्ट सेल कैसे करना है। सही है सर, पक्का पक्का समझ में आया? आप लास्ट बात और बता दो। इनडेप्टनेस, कर्जे में दबे हुए हैं लोग, एक तो अनपढ़ है प्लस कर्जा भी बहुत सारा उन लोगों पे। सही है सर, पक्का पक्का याद हो रहा है। इवन दो वुमेन आर नॉट इन्वॉल्व इन द एक्टिव फिशिंग, अबाउट 60% ऑफ द वर्कफोर्स
इन एक्सपोर्ट मार्केटिंग एंड 40% ऑफ द इन इंटरनल मार्केटिंग आर वुमन। बेटा बताओ मछुआरों में भी वुमेन्स हैं। एक्सपोर्ट के अंदर कितना बोला 60% और इंटरनल मार्केटिंग में 40%। चलो सर लास्ट सर आप कुछ एडवाइस करना चाहते हो इससे? अरे आप फिशरीज इंडस्ट्रीज को कोई एडवाइस करना चाहते हो? हाँ जी सर एडवाइस करना चाहते हैं। पहली एडवाइस सर यहाँ ना क्रेडिट बढ़ाओ, तभी तो इंडेप्टनेस कम होगा, पुअर कम होगा, लोग पढ़े लिखे आएंगे। दूसरा सर ओवर फिशिंग हो रही है। ओवर फिशिंग का मतलब नया फिश तभी बनेगा ना जब आप उनको गुटरगू करने का टाइम दोगे। सर आप बहुत सारी मछलियाँ निकाल लेते हो, बहुत सारी मछलियाँ बाहर आ जाती हैं, सर प्रोडक्शन कम हो रहा है। मतलब जहाँ से 1 किलो फिश बाहर आनी चाहिए थी, हम वहाँ से 15-15 किलो मछलियाँ बाहर निकाल लेते हैं बेटा, मतलब ओवर फिशिंग हो रही है। लास्ट सर आप इन लोगों के लिए ना बेटा वेलफेयर के प्रोग्राम्स लाओ। सर मुझे पक्का पक्का याद हो गया। क्या याद हो गया? सर मुझे याद हो गया फिशरीज। बेटा अगर फिशरीज याद हो गया तो जल्दी से देख लो बेटा हॉर्टिकल्चर। डन सर? अरे बेटा बात समझ, थोड़ा सा है